तो कल्चरल मेथड में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आएंगी या किस किस तरीके से हम सैलाइन सॉइल को रिक्लेम कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी हरी खाद की फसल है जिसको हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल में ग्रो करते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसी सॉइल जिसमें प्रॉब्लम पाई जा रही है, जो प्रॉब्लमेटिक है, तो पहले हम अमेंडमेंट यूज करेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम इसका यूज करेंगे, लीचिंग कराएंगे, फिर हम पानी अप्लाई करेंगे। ये वाला हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या H2SO4 रिएक्ट कर सकता है किसके साथ, सॉइल में पाया जाने वाला कैल्शियम। अगर मान लो थोड़ा भी अमाउंट में कैल्शियम हुआ तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा। तो इस तरह के फर्टिलाइजर जब आप इसमें यूज करोगे तो ये पीएच को क्या करेंगे, कम करेंगे। क्योंकि वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। दिस इज योर मेंटोर कृष्णा राजपूत। तो आज है सॉइल साइंस क्लास नंबर 10, जिसमें हमने कुछ दिन पहले ही बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी सारा गैप भी हो गया, कुछ दिन पहले नहीं, हमने प्रॉब्लमेटिक सॉइल स्टार्ट की थी, जिसके 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके थे। जिसमें लास्ट हमने जो लास्ट वाला पार्ट है मींस पार्ट 3, जिसमें हमने आपको रिक्लेमेशन ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल बताया हुआ था। तो जिसमें हमने मैकेनिकल मेथड जो वो डिस्कस कर लिया था, यानी सैलाइन सॉइल का जब हम रिक्लेमेशन पढ़ते हैं तो उसमें मैकेनिकल मेथड क्या है, जिसमें हमने आपको फ्लशिंग बताया था, जिसमें लीचिंग बताया था, और इसके साथ साथ जो है स्क्रैपिंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि ये जो 3 मेथड हैं ये जनरली किसके अंतर्गत आते हैं, मैकेनिकल मेथड के अंतर्गत आते हैं। अब इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज से जो है आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, तो जो बच्चे भी सॉइल साइंस पढ़ना चाहते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास यूट्यूब पे आपको मिलने वाली है वीडियो सेक्शन में। तो जो भी पुराने वीडियोस हैं वो सब देख लो, हमने उसमें काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए, जैसे सॉइल फॉर्मेशन हो गया है, रॉक्स एंड मिनरल्स हो गया है। तो आज वाले हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रिक्लेमेशन, ठीक है। मैकेनिकल मेथड हो गया है, आज हम डिस्कस करेंगे कल्चरल मेथड। कौन सा, कल्चरल मेथड। तो कल्चरल मेथड में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आएंगी या किस किस तरीके से हम सैलाइन सॉइल को रिक्लेम कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि हम साल्ट टॉलरेंट क्रॉप को ग्रो करें, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, ग्रोइंग ऑफ साल्ट टॉलरेंट क्रॉप, ग्रोइंग ऑफ साल्ट टॉलरेंट क्रॉप, यानी कि ऐसी क्रॉप्स जो लवण सहनशील हैं, उन क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि मतलब साल्ट अफेक्टेड एरियाज में या सैलिनिटी की प्रॉब्लम जहां पर ज्यादा है, वहां पर हम सक्सेसफुली जो है वो इन क्रॉप्स को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से रहेंगे, ये बड़ा सवाल है, ठीक है। जैसे कॉटन आपका आ जाएगा, ठीक है, कॉटन आ जाएगा, और आपका राइस आ जाएगा जो स्पेशली ट्रांसप्लांटेड राइस है, बार्ले आ जाएगा, ठीक है, बार्ले, ठीक है, तारा मेरा, ठीक, डेट पाम, तारा मेरा, डेट पाम, ठीक है। ये जो क्रॉप्स हैं ये आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, हाई साल्ट टॉलरेंट की कैटेगरी में आती है। और भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे ढैंचा आपका हो गया, ठीक है, ढैंचा भी तो साल्ट टॉलरेंट है, ढैंचा हो गया, बेर हो गया, ठीक है, बेर भी आपकी इस कैटेगरी में आएगा, एक्सेट्रा। और भी हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, बट इतनी, हाँ, एक आपने रोडस ग्रास सुनी होगी, ठीक है, रोडस ग्रास या करनाल ग्रास भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो जो आपके साल्ट अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर हम साल्ट टॉलरेंट क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे यहां पर, यूज सुटेबल क्रॉप रोटेशन, सुटेबल क्रॉप रोटेशन, यानी कि जो क्रॉप रोटेशन आप ले रहे हो, फसल चक्र ले रहे हो, उसमें ढैंचा जैसी फसलों को हम इंक्लूड कर लेंगे। ढैंचा जैसी फसलें, जैसे ढैंचा को अगर कंटिन्यूसली आप 2-3 साल 4 साल तक ग्रो करते हो तो वो क्या करता है, सैलिनिटी की प्रॉब्लम को कम करता है, समझ में आ रही है। तो ढैंचा को हम उगा लेंगे, है ना, रोटेशन में ढैंचा ले लेंगे या साल्ट टॉलरेंट क्रॉप ऐड कर लेंगे। तो ऐसा रोटेशन लेंगे, जैसे हम एक यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ढैंचा, ठीक है, ढैंचा, राइस, बरसीम, ठीक है, इस तरह के क्रॉप रोटेशन को आप यहां पर ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद
sowing of seed inside of the ridge, sowing of seed inside of the ridge, जो सीड है उसकी सोइंग हम जो सीड है, हाँ ठीक है, उसकी सोइंग जो है वो हम किसके करेंगे, रिज के अंतर्गत करेंगे, या आप ऐसे लिख सकते हो बॉटम ऑफ द रिज, बॉटम ऑफ द रिज, रिज के नीचे जो है वो हम बुवाई करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसके बाद पर यूनिट प्लांट पॉपुलेशन, अगर पर यूनिट एरिया प्लांट पॉपुलेशन बढ़ा दोगे तब भी क्या होगा, जो साल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, पर प्लांट को कम मिलेगा। तो आप अगला पॉइंट लिख सकते हो, इंक्रीज्ड प्लांट पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, इंक्रीज्ड प्लांट पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया जो है वो प्लांट की पॉपुलेशन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, बहुत आसान है इसको समझना। और इसके अलावा बहुत सारे और भी ऐसे मेथड है जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे साल्ट फ्री वाटर को यूज करना। तो आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, यूज ऑफ साल्ट फ्री वाटर। देखो अगला पेज हम लोग चेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है, नहीं तो बहुत घचपच हो जाएगा। यूज ऑफ, अगला 5वां पॉइंट, यूज ऑफ salt free water for irrigation purpose, सिंचाई के उद्देश्य से हम क्या करेंगे, साल्ट फ्री वाटर यूज करेंगे, ऐसा वाटर जिसमें साल्ट की मात्रा ज्यादा नहीं है। देखो अगर साल्टी वाटर है, देखो साल्टी वाटर है तो उसका यूज आप कर सकते हो, कहां पर कर सकते हो, साल्टी वाटर का, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसका यूज किया जा सकता है आपका जो आपकी लाइट टेक्सचर्ड सॉइल है, जो बेटा लाइट टेक्सचर्ड सॉइल है। लाइट टेक्सचर्ड सॉइल में जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, लाइट टेक्सचर्ड सॉइल, फॉर एग्जांपल जैसे सैंडी सॉइल है ना, सैंडी सॉइल में इसका प्रयोग कर सकते हो, है ना, सैंडी सॉइल में, सैंडी लोम सॉइल में प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सैंडी लोम सॉइल में लॉन्ग पीरियड तक आप बिना किसी प्रॉब्लम के आप यूज कर सकते हो। अब आपके दिमाग में होगा सर लाइट टेक्सचर्ड सॉइल होती क्या है। अगर आप सॉइल टेक्सचर क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें आपको सॉइल टेक्सचर का क्लासिफिकेशन पढ़ने को मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ टिलेज हिंड्रेंस। ठीक है, टिलेज हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग सॉइल दो प्रकार की होती है, एक लाइट होती है और एक हैवी होती है। तो जो लाइट टेक्सचर्ड सॉइल है उसको लाइट इसलिए बोलते हैं, पहली बात तो इसमें कोर्स पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कोर्स पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है इजी टू टिलेज ऑपरेशन, टिलेज ऑपरेशन। अगर हमें टिलेज ऑपरेशन करना है, भू परिष्करण करना है तो आसानी से हो जाता है, या आप इसे लिख सकते हो लेस पावर रिक्वायरमेंट टू प्लो दी सॉइल, पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है, टू प्लो दी सॉइल, मतलब कि जब हम प्लोइंग करेंगे तो इसमें कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसको लाइट बोला जाता है। ठीक है, इसलिए नहीं बोला जाता कि इसका वजन कब होता है, ना 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 ना, कैसे कि टिलेज करना आसान है और कोर्स पार्टिकल इसमें पाए जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली जब कोर्स होने की वजह से क्या होता है, ये सॉइल जो है वो ज्यादा पोरस होती है, मतलब कि मैक्रोपोर ज्यादा पाए जाते हैं, तो वाटर आसानी से जो है इसमें लीच कर सकता है, मतलब पर्कुलेट कर सकता है, उसके साथ साथ साल्ट भी लीच करते रहते हैं, तो साल्ट एक्यूमुलेट नहीं हो पाते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन कोई नॉर्मल वैसी सॉइल है भाई, लोम सॉइल है, हैवी टेक्सचर्ड सॉइल है, तो हम उसमें जो है वो साल्ट फ्री वाटर यूज करेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो यही है। ठीक है, इसके अलावा और क्या आप कर सकते हो, यूज ऑफ बेसिक नेचर फर्टिलाइजर, यूज ऑफ बेसिक नेचर फर्टिलाइजर, बेसिक नेचर फर्टिलाइजर, जो बेसिक नेचर फर्टिलाइजर हैं, जो बेसिक नेचर के होते हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जितने भी आपके नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं, नाइट्रेट उर्वरक, ठीक है, तो नाइट्रेट उर्वरक जो होते हैं वो बेसिकली एल्कली मेटल के साथ बने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, इन सब का आप प्रयोग कर सकते हो। देखो इसमें सोडियम है, कैल्शियम है, सॉरी, एक सेकंड, यहां पर एक गड़बड़ हो गया है। बेसिक नेचर फर्टिलाइजर क्यों यूज करोगे मित्र, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं।
ये शायद मेरे से गलती हो गई है, एसिड नेचर फर्टिलाइजर, एसिडिक, सॉरी आज मैंने थोड़ा सा ना, एक्चुअली क्या है कि आज मैंने एसिडिक सॉइल पढ़ाया हुआ था, और एसिडिक सॉइल के रिक्लेमेशन जब आप पढ़ोगे तो बेसिक नेचर का फर्टिलाइजर आप यूज करोगे था ना, तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था। तो इसमें जो है एसिडिक नेचर के फर्टिलाइजर यूज करेंगे, मींस ऐसे फर्टिलाइजर जो अमोनिकल कैटेगरी में आते हैं, जिनमें नाइट्रोजन अमोनिकल फॉर्म में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, NH4Cl, ठीक है, एनहाइड्रस अमोनिया हो गया, एनहाइड्रस अमोनिया हो गया। तो इस तरह के फर्टिलाइजर जब आप इसमें यूज करोगे तो ये पीएच को क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि अमोनिकल आयन, देखो ध्यान से सुनो, जब अमोनिकल आयन नाइट्रेट में बदलता है, किसमें बदलता है, नाइट्रेट में, ठीक है, ये बनता है, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में नाइट्रिफिकेशन के हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, और हाइड्रोजन आयन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एसिडिटी के लिए, किसके लिए, एसिडिटी के लिए, मींस ये सॉइल के पीएच को क्या करता है, कम करता है। तो इस तरह के फर्टिलाइजर जब हम इसमें यूज करेंगे तो धीरे 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 इस सॉइल का जो पीएच है वो कम होने लगेगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है? हाँ, चलिए इसके बाद और भी हम यूज कर सकते हैं क्या, ऑर्गेनिक रेजिड्यू मल्च। तो नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे यूज ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट इज 7th, है ना, यूज ऑफ, देख लेना नंबर इधर उधर हो सकता है, ऑर्गेनिक रेजिड्यू मल्च, किस रेट से, एट द रेट 4 टन पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक रेजिड्यू मल्च का यूज कर लेंगे, मींस 1 हेक्टेयर की सॉइल सरफेस पे लगभग जो है हम क्या करेंगे, 1 हेक्टेयर पे हम क्या करेंगे, ये ऑर्गेनिक रेजिड्यू मल्च डाल देंगे सॉइल सरफेस पे। इससे क्या होगा, देखो 2 फायदे होंगे। एक तो ये क्या करेगा, रिड्यूस एवापोरेशन या वाटर एवापोरेशन, ठीक है, ये एवापोरेशन को कम करेगा। जब वाटर एवापोरेशन कम होगा, यानी सॉइल में मॉइस्चर कंजर्व रहेगा, तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो आपके साल्ट हैं वो ऊपर नहीं आएंगे, कैपिलरी एक्शन के थ्रू साल्ट जो है वो सॉइल सरफेस पे नहीं आएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो साल्ट की प्रॉब्लम है सॉइल में क्या होगी, कम होगी, साल्ट की प्रॉब्लम क्या होगी, कम होगी, ठीक है। नंबर ऑफ इरिगेशंस घट जाएंगी, क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ इरिगेशंस घट जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया कल्चरल मेथड, इसको हम क्या बोलेंगे, कल्चरल मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। हाँ, बायोलॉजिकल मेथड, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से लिखो, यूज ऑफ FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, FYM क्या है, गोबर की खाद है, इसको हम क्या बोलेंगे, फार्म यार्ड मैन्योर। गोबर की खाद प्रयोग करने से क्या होगा, सॉइल का पीएच कम होता है, सॉइल का पीएच कम होता है, ठीक है। तो इसका यूज हम कर लेंगे, कितना यूज करेंगे सर, एट द रेट 25 टन पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में लगभग 25 टन हम गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे। और तरीका क्या हो सकता है, ग्रोइंग ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप, ग्रोइंग ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप लाइक ढैंचा को उगाने से क्या होगा, पीएच कम होगा सॉइल का, ठीक है। और अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि ऐसी कौन सी हरी खाद की फसल है जिसको हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल में ग्रो करते हैं, मतलब कि कोई भी ऐसी सॉइल जिसमें प्रॉब्लम पाई जा रही है, जो प्रॉब्लमेटिक है, चाहे वो वाटर लॉक्ड कंडीशन हो, चाहे वो साल्ट अफेक्टेड हो, ये सबके लिए क्या मानी जाती है, बेस्ट मानी जाती, ठीक है। चलिए अब तीसरा पॉइंट हमें लिखना है, यूज ऑफ सीरा एंड प्रसमिड। अब ये सीरा और प्रसमिड क्या है, सीरा और प्रसमिड का यूज किया जाता है सलाइन सॉइल को रिक्लेम करने के लिए। दिस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ
बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ये बाई प्रोडक्ट होते हैं किसके, शुगर इंडस्ट्री के, ठीक है। तो इनका प्रयोग भी किसमें किया जाता है, इनका प्रयोग भी किया जाता है आपका सैलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप लोग बता लोगे, बोलो बोलो बोलो, है ना, 12.5 टन लगभग, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट लिख लो, यूज ऑफ सत्यानाशी पाउडर, सत्यानाशी पाउडर, सत्यानाशी पाउडर कितना यूज करेंगे, यहां पर मैं क्वांटिटी लिख देता हूं, लगभग 2.5 टन पर हेक्टेयर, ठीक है। और जो आपका सत्यानाशी है ये एक क्या है, खरपतवार है, वीड है, वीड, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम होता है अर्जिमोन मैक्सिकाना, ये आपने कई बार खेतों में देखा होगा, मैक्सिकाना, ठीक है। जो एडल्ट्रेंट होता है किसका, मस्टर्ड सीड का, क्योंकि इसका अगर आप सीड देखोगे ना तो मस्टर्ड का, मस्टर्ड क्रॉप का जैसा सीड होता है एग्जैक्ट वैसा ही इसका सीड होता है। तो ये मिमिक्री वीड भी कहलाता है किसका, मस्टर्ड क्रॉप का, ये भी ये क्या कहलाता है, मिमिक्री सीड भी कहलाता है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रही बात? हाँ हाँ, मिमिक्री वीड भी कहलाता है, एडल्ट्रेंट होता है बेसिकली। अगर हम मस्टर्ड ऑयल में देखें, मस्टर्ड ऑयल में देखें तो मस्टर्ड ऑयल में अगर इसे मिला देते हो तो ड्रॉप्सी हो जाता है, ठीक है। एक और लिख लेना आप लोग यहां पर एक साइड में पॉइंट बना के, यूज ऑफ ऊसर तोड़ मसाला, ये बायोलॉजिकल मेथड ही है, यूज ऑफ ऊसर तोड़ मसाला, ठीक है, ऊसर तोड़ मसाला, ठीक है। इसका भी हम नहीं मार्केट में मिल जाता है, इसी नाम से मिलता है, ठीक है। चलिए, ये आपके बायोलॉजिकल, कल्चरल, ये तीनों हमने आपको यहां पर बता दिए हैं। अब सवाल आता है, सर ये तो हो गया सैलाइन सॉइल का रिक्लेमेशन। सैलाइन सॉइल में हम किसी भी तरह का अमेंडमेंट यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि जो साल्ट होते हैं वो आसानी से लीच कराए जा सकते हैं, तो हमें केमिकल खरीदने की क्या जरूरत, जब हम लीचिंग के द्वारा इसको सही कर सकते हैं, जब हम स्क्रैपिंग करके सही कर सकते हैं, जब हम मान लो फ्लशिंग करके सही कर सकते हैं सॉइल को, तो हम केमिकल क्यों खरीद के लाएं, क्यों महंगा केमिकल लाएं फिर इसमें मिलाएं सॉइल में। तो उससे क्या होगा कि उससे कॉस्ट और बढ़ेगी, और जरूरी नहीं कि फिर साल्ट जो है वो आप दूसरा साल्ट और डाल रहे, ऑलरेडी साल्ट है इसमें और दूसरा साल्ट डाल दिया आपने, तो इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से हम इसे रिक्लेम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग, रिक्लेमेशन ऑफ एल्कली सॉइल, या इसको ही बेटा हम लोग बोलेंगे सोडिक सॉइल। क्या बोलेंगे, सोडिक सॉइल, ठीक है। एल्कली सॉइल या इसको ही हम लोग बोलेंगे सोडिक सॉइल, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना कि ये एल्कली सॉइल क्या है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। वैसे तो हम आपको समझा चुके हैं, फिर भी हमारा फर्ज है कि इसको हम रिवाइज कराएं, ठीक है। इस एल्कली सॉइल में जो डोमिनेंट साल्ट होते हैं, डोमिनेंट साल्ट, वो कौन से होते हैं, वो सर होते हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट। और इन दोनों में जो डोमिनेंट होता है वो आपका होता है सोडियम कार्बोनेट, यही होता है। और दूसरा कुछ अमाउंट में सोडियम बाई कार्बोनेट भी पाए जाते हैं। अब ये जो साल्ट यहां पर आपको दिख रहे हैं भाई साहब, ये कैसे साल्ट हैं, ये बेसिक साल्ट हैं। कैसे हैं, बेसिक। जब ये बेसिक हैं तो इसकी वजह से पीएच भी ज्यादा होगा, जैसे जैसे इनका अमाउंट बढ़ेगा सॉइल में वैसे वैसे पीएच ज्यादा होगा। या हमने इसको इस तरीके से बताया होगा कि ये क्या होते हैं, ये क्ले, इन्हें क्या कर लेता है, क्ले के ऊपर ये एड्जॉर्ब हो जाते हैं। मान लो ये क्ले पार्टिकल है, ठीक है, तो क्ले पार्टिकल के एक्सचेंजेबल साइट पे ये क्या हो जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम यही है, इसकी एक्सचेंजेबल साइट पे सोडियम पाया जा रहा है, और सोडियम क्या करता रहता है, पार्टिकल को आपस में डीफ्लाकुलेट करता रहता है। तो अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें किसके द्वारा, हाई रिएक्टिव आयन के द्वारा, तो हाई रिएक्टिव आयन कौन से हो सकते हैं, या तो कैल्शियम हो सकता है या आपका मैग्नीशियम हो सकता है। प्रिफर कौन सा हम करते हैं, हम कैल्शियम प्रेफर कर लेते हैं, तो हम कैल्शियम का यूज कर लेते हैं। कैल्शियम जो है वो हाईली रिएक्टिव आयन है, तो हम इससे रिएक्शन कराएंगे
और कोशिश करेंगे कि जो आपका ये साल्ट है, सोडियम साल्ट, ये यहां से हट जाए। ठीक है, तो यहां से बेसिकली क्या होगा, यहां पर कैल्शियम आ जाएगा एक्सचेंजेबल साइट पे, या इसकी जगह मैग्नीशियम आ जाएगा, या क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, और यहां पर आपका ये निकल जाएगा सोडियम, तो 2 सोडियम। ठीक है, अब सोडियम को हमें साल्ट के साथ हटाना पड़ेगा, तो हम इसमें जिप्सम वगैरह का प्रयोग कर लेते हैं, हम उसमें जिप्सम वगैरह का प्रयोग कर लेते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़े। ठीक, अब इसको कैसे, अब आपको क्या करना है, पहला स्टेप तो ये करना है, पहला स्टेप तो ये करना है, देखो 2 स्टेप इसमें फॉलो करेंगे हम, 2 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला, यूज ऑफ अमेंडमेंट, पहले हम अमेंडमेंट यूज करेंगे। अमेंडमेंट बेटा क्या होता है, सुधारक। पहले आपने सुधारक प्रयोग किया, सुधारक में जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम के सोर्स ले लिए, फिर आप क्या करोगे, इसको लीच कराओगे। तो 2 स्टेप में ये रिक्लेम होगा, यूज ऑफ अमेंडमेंट, देन सेकंड इज लीचिंग, सेकंड इज लीचिंग, क्योंकि हमें सॉइल के बाहर भेजना पड़ेगा ना, इससे सॉइल के नीचे भेजना पड़ेगा, नहीं तो ये सॉइल में ही रहेगा तो प्रॉब्लम की तो प्रॉब्लम ही रही, कोई उसका सोल्यूशन थोड़ी बन गया। लाइट कहां से आ रही, कोई उसका सोल्यूशन थोड़ी बन गया है ना। एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुकना है ना, तो लाइट लग रही है इसकी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। तो पहले हम अमेंडमेंट यूज करेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम इसका यूज करेंगे, लीचिंग कराएंगे, फिर हम पानी अप्लाई करेंगे। तो पहले हम अमेंडमेंट के बारे में जान लेते हैं कि अमेंडमेंट कौन कौन से हैं, सुधारक जिन्हें हम कहते हैं अमेंडमेंट्स। ठीक है, अमेंडमेंट्स, ठीक है, अमेंडमेंट्स। तो सबसे पहला जो अमेंडमेंट आएगा वो आएगा हाई कैल्शियम, हाई सॉल्युबल कैल्शियम साल्ट, हाई सॉल्युबल कैल्शियम साल्ट। ठीक है, तो हाई सॉल्युबल की कैटेगरी में कौन सा आएगा, एक तो आपका आएगा भैया जिप्सम, नो डाउट ये सॉल्युबल है, जिप्सम आएगा, और दूसरा आएगा फास्फो जिप्सम। दूसरा क्या आएगा, फास्फो जिप्सम। ठीक है, दूसरा फास्फो जिप्सम आएगा। उसमें सबसे ज्यादा जिप्सम इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि पहली बात तो इजिली अवेलेबल है। ठीक है, ये इजिली अवेलेबल है, पहली कंडीशन, अवेलेबल। ठीक, और चीप है, सस्ता, समझे, ये इस कारण जो है जिप्सम का हम यूज कर लेते हैं। दूसरे होते हैं लेस सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो थोड़े से इस टाइप के रहते हैं कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बढ़ जाता है उसकी वजह से, तो जो है हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम उनका प्रयोग जो है वो नहीं करेंगे, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। दूसरे आपके हो सकते हैं एसिड एंड एसिड प्रोडक्ट, इनका प्रयोग कर लेंगे हम। अब इनमें क्या आ जाएंगे भाई साहब, इनमें आ जाएगा जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग, ठीक है, एलिमेंटल सल्फर का प्रयोग। अब इनको बताएंगे एक एक करके, एलिमेंटल सल्फर FeS2 जिसे हम पायराइट कहते हैं भाई साहब, इसी को पायराइट कहते हैं। जैसे नहीं पूछा जाता जिप्सम और पायराइट का प्रयोग किस सॉइल को रिक्लेम करने में किया जाता है। ठीक है, लिक्विड SO2 का प्रयोग कर लेंगे, लिक्विड SO2 का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड जिसको कहा जाता है। ठीक है, इन सब का हम प्रयोग कर लेंगे, तो यहां पर लिख देंगे एक्सेट्रा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम जो है वो डिस्कस करते हैं, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको फटाक से पूछ लेनी है कि सर हमें बता दो, हमें ये बात समझ में नहीं आई है। चलिए, तो सबसे पहले हम बताते हैं जिप्सम, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जिप्सम। ठीक है, जिप्सम। ठीक, जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है, जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर्मूला, ठीक है, वो होता है आपका CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O इसका फॉर्मूला होता है। इसे हम लोग सेलेनाइट भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेलेनाइट। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज सेलेनाइट जिप्सम। ठीक,
इसमें कैल्शियम की मात्रा जो है वो होती है 29.2%, ठीक, और सल्फर जो है वो 16 से 22% तक पाया जाता है। सल्फर जो होता है वो 16 से 22% होता है। एवरेज सल्फर जो है वो 18.6% होता है। कितना होता है? 18.6। यानी कि जो भी आप सल्फर यूज करोगे उसमें एटलीस्ट 16% जो है वो सल्फर होना चाहिए। अब ये 3 ग्रेड का मार्केट में मिलता है। कितने ग्रेड का मिलता है दोस्त? 3 ग्रेड का, ठीक है। ग्रेड की अगर मैं बात करता हूं तो मार्केट में 3 ग्रेड होते हैं। इसके कितने होते हैं? 3। ग्रेड 1 में क्या होता है? जो ग्रेड 1 का है, ग्रेड 1, ठीक है, ये कितना होता है? 80 से 90% प्योर होता है, ठीक है, 80 से 90% प्योर होता है। ग्रेड 2 जो है, ग्रेड 2, ठीक, 2, ये जो है 80 टू 95%, 80 टू 95% प्योर होता है। और जो ग्रेड 3 है, ग्रेड 3 है, वो जो है 70 टू 80% प्योर होता है, 70 टू 80% प्योर। जो 70 टू 80% प्योर वाला है ये एग्रीकल्चर में यूज होता है। इसीलिए इसको एग्रीकल्चरल लाइम बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल लाइम, कृषि चूना, ठीक है। कृषि में यूज किया जाने वाला जो चूना है वो कौन सा है? वो यही वाला है, ग्रेड 3 वाला, जो जिसकी प्योरिटी कितनी है? जिसकी प्योरिटी है 70 टू 80%। अब आपके दिमाग में यह भी हो सकता है कि सर इसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का कहां प्रयोग होगा? तो भैया ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का जो प्रयोग होगा वो सीमेंट इंडस्ट्री में होगा। कहां पर होगा? सीमेंट इंडस्ट्री में। क्लियर? ठीक, सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। इसको मैं यहां पर इस तरह से गोल कर देता हूं जिससे कि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएट हो जाएगा। इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा होनी चाहिए जो आप रिक्लेमेशन के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, सॉरी, सोडियम ऑक्साइड की, सोडियम ऑक्साइड जो है, सोडियम ऑक्साइड इसमें 1% से कम होना चाहिए और एटलीस्ट 16% इसमें सल्फर होना चाहिए जो आप अमेंडमेंट के फॉर्म में यूज कर रहे हो। चलिए अब 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल एक आ सकता है कि जिप्सम की मात्रा सर हम कितनी देंगे? हमें पता चल गया कि कौन सा जिप्सम हम यूज कर रहे हैं, जिप्सम के बारे में हल्की हल्की जानकारी हमें हो गई है। तो अब हमें पता करना है कि जिप्सम कितना हम अप्लाई करें, कितना अप्लाई करना जरूरी है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? GR बोलेंगे, या इसको ही हम लोग बोलेंगे जिप्सम रिक्वायरमेंट। क्या बोलेंगे? जिप्सम रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जिप्सम रिक्वायरमेंट क्या है कि जिप्सम की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, कितनी हमें जिप्सम देनी है, यही तो हो गया इसका मतलब। तो कैसे निकालोगे? तो GR इज इक्वल टू कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाई ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, इसको कहते हैं इनिशियल, ठीक है, माइनस ESP फाइनल, ठीक है, ESP फाइनल डिवाइडेड बाई 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। इनिशियल वैल्यू जो है जनरली हम चेक करेंगे कि इनिशियल वैल्यू कितनी है, मतलब कि हम चेक करेंगे ना सॉइल को कि ESP कितना है। फाइनल हमें कितने तक लाना है? तो फाइनल जो वैल्यू लेते हैं हम कितनी लेते हैं? 10 लेते हैं। कितनी लेते हैं बेटा? 10 लेते हैं। तो 10 वैल्यू फाइनल ली जाती है, मतलब कि हमें फाइनल इतने तक ESP लाना है, ठीक है। अभी हमने शुरुआती चेक कर ली कि ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज बेसिकली सॉइल में कितना है, और हमने फाइनल वैल्यू रख ली 10 की, हमें 10 तक लाना है। तो जो है ये फिर उस सॉइल की क्या करेंगे हम? कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी चेक करेंगे कि कितनी होगी, उसके माध्यम से जो है हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। अब सवाल यह है कि सर एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो ESP इज इक्वल टू, ये ESP क्या है? एक्सचेंजेबल सोडियम
परसेंटेज, ठीक है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। तो क्या होगा, एक्सचेंजेबल सोडियम डिवाइडेड बाई CEC, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होल मल्टीप्लाई बाई 100। ये तरीका है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज का। तो जब भी आपको पूछा जाए कि कैसे निकाला जाएगा, तो ये हमने आपको बता दिया है। आई थिंक अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक, चलिए, ये जब हम जिप्सम सॉइल में मिलाएंगे, या कौन सा मेथड जो है वो जनरली यूज किया जाता है जिप्सम के रिक्लेमेशन में, तो शोनोवर मेथड का प्रयोग करते हैं। अगर लाइम रिक्वायरमेंट पूछा जाए, देखो जिप्सम रिक्वायरमेंट किससे निकालोगे, वाई शोनोवर मेथड, शोनोवर मेथड, ठीक है, जिप्सम रिक्वायरमेंट, ठीक। और उधर लाइम रिक्वायरमेंट किससे निकालोगे आप, शू मेकर मेथड। तो दोनों में याद रखना, शू मेकर इज रिलेटेड टू लाइम रिक्वायरमेंट, सोनोवर इज रिलेटेड टू जिप्सम रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब करेंगे क्या, जो आपका 70 to 80% प्योर जिप्सम है, इसे हम क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर सॉइल में प्रॉपरली मिक्स कर देंगे। फिर उसमें क्या डाल देंगे, FYM डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, उसमें मतलब FYM डाल देंगे। डालने के बाद क्या है, उसे 6 से 8 सेंटीमीटर तक सॉइल में हम पानी भर देंगे। पानी भरने के बाद हम करीब एक महीना जो है वो रख देंगे उसको ऐसे ही, सॉइल को धीरे धीरे जो आपकी रिएक्शन है वो होती रहेगी, और जो साल्ट है वो लीच करते रहेंगे, ठीक है, जो साल्ट है वो लीच करते रहेंगे। एक सेकंड, इतने थे पेज, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, जो साल्ट है वो लीच करते रहेंगे। अब 1 by 1 हम जो है और भी चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है, चलिए। ठीक, एक मिनट बस। ठीक है, इसको हम ना, अब दिख नहीं रहा होगा फिलहाल तो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जिप्सम कैसे काम करता है सॉइल में, रिएक्शंस बेसिकली क्या रहती हैं। तो रिएक्शन हम आपको सिंपल तरीके से बता देते हैं, ठीक है, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, हमने मान लो जिप्सम का प्रयोग किया सॉइल में, ठीक है। देखो, मान लो ये कोई सॉइल है, साल्ट अफेक्टेड सॉइल, ठीक है, ये कोई सॉइल है साल्ट अफेक्टेड सॉइल, ठीक, जिसमें एक्सचेंजेबल साइड पे, मतलब क्ले पार्टिकल है, ये क्ले पार्टिकल के एक्सचेंजेबल साइड पे बेसिकली क्या है, सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, सोडियम ही तो एड्जॉर्ब है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हमने डाल दिया जिप्सम, हमने जिप्सम डाल दिया, ये थोड़ी रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, ठीक है, तो हम ऐसे ही बता देते हैं आपको, बैलेंस करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बस समझना है कि कैसे क्या होगा। अब क्या होगा, कैल्शियम इसको रिप्लेस कर देगा, यानी कि अब जो है इस एक्सचेंजेबल साइड पे क्या आ गया, कैल्शियम। कैल्शियम फ्लाकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डायरेक्ट बिना अमेंडमेंट के लीचिंग नहीं करेंगे, बिना अमेंडमेंट के लीचिंग करा दोगे तो कैल्शियम थोड़ा बहुत हुआ वो भी लीच कर गया, तब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो कैल्शियम यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा सोडियम, क्या बना लेगा, सल्फेट के साथ सोडियम सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा, सोडियम सल्फेट, ठीक है, ये बन गया, सॉरी, सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब Na2SO4 क्या है, एक सॉल्युबल साल्ट है, क्या है, सॉल्युबल साल्ट। इसकी हम क्या करा देंगे, लीचिंग करा देंगे, इसकी हम क्या करा देंगे, लीचिंग करा देंगे, सिंपल। ये इस तरह से हम सलाइन सॉइल को, सॉरी, सोडिक सॉइल को रिक्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है हम पायराइट यूज कर लेंगे, इसी तरह हम जो है अदर अमेंडमेंट प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और हम बता देते हैं आपको, एसिड प्रोडक्ट बता देते हैं। एसिड प्रोडक्ट बताने से होगा क्या कि आपको एसिड प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है, एसिड प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा कि वो कैसे काम करता है बेसिकली, ठीक है। तो जो पायराइट होता है, ऐसे रैंडमली ऐसे ही सुन लो आप लोग, है ना, हमेशा जो है लिखा नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाता है, ठीक है। देखो, पायराइट कैसे काम करेगा, पायराइट, ठीक है, पायराइट का अगर फॉर्मूला देखोगे तो FeS2 होता है, क्या होता है, FeS2, ठीक। और पायराइट में लगभग 20 से 22% पाया जाता है आयरन, ठीक है, और 22 से 24% पाया जाता है सल्फर। ये दो चीजें पाई जाती है इसमें, ठीक है, हाँ, ये दो चीजें पाई जाती हैं।
और ये 2 ग्रेड का होता है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, और ग्रेड 2 वाला जो है वो यूज किया जाता है जिसकी 10% समथिंग प्योरिटी होती है, 10% प्योरिटी वाला यूज किया जाता है। तो जब हम इसको सॉइल में प्रयोग करते हैं तो ये क्या है, ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेता है, ये H2SO4 बना लेता है। क्या बना लेता है? H2SO4। अब H2SO4 बनने के बाद होगा क्या, या तो उसमें हाइड्रोजन आयन जो प्रेजेंट है वो डायरेक्ट इस सोडियम को रिप्लेस कर देगा, या अगर सॉइल कैल्केरियस हुई तो वो H2SO4 रिएक्ट करेगा किसके साथ? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो ये बना लेगा CaSO4, यानी कि जिप्सम फिर बन जाएगा सॉइल में। तो उसमें जब जिप्सम बन गया, कैल्शियम सल्फेट बन गया, तो कैल्शियम क्या करेगा? उस सोडियम को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। उस सोडियम को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। तो एक तो डायरेक्ट H2SO4 बन के जो H2SO4 है वो डायरेक्ट हटा दे। ठीक है, देखो ऐसे होगा, मैं बता देता हूं। देखो आपने क्या किया, H2SO4 FeS2 को यूज किया। FeS2 जब आप यूज करोगे तो ये वाटर में डिसॉल्व होगा, ऑक्सीजन मिलेगी, तो ये FeSO4 बना लेगा। देखो बैलेंस नहीं होगी रिएक्शन, ठीक है, ये वाटर में डिसॉल्व होगा, ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, तो ये 2 चीजें बनाएगा, FeSO4 प्लस H2SO4, ये 2 चीजें बना लेगा। अब देखो H2SO4 भी बन गया है ना। अब H2SO4 डायरेक्ट इससे ये वाला हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या H2SO4 रिएक्ट कर सकता है किसके साथ? सॉइल में पाया जाने वाला कैल्शियम। अगर मान लो थोड़ा भी अमाउंट में कैल्शियम हुआ तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? CaSO4 बना लेगा। क्या बना लेगा? CaSO4। जब ये CaSO4 बन जाएगा, ठीक है, CaSO4 बन जाएगा, तो इसमें पाया जाने वाला जो कैल्शियम है, बेसिकली वो क्या कर देगा? सोडियम को रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा? सोडियम को रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से इस सॉइल का रिक्लेमेशन पायराइट के द्वारा भी किया जा सकता है। इसी तरह आपके अन्य एसिड प्रोडक्ट होते हैं। अन्य एसिड प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे एलिमेंटल सल्फर, ठीक है, एलिमेंटल सल्फर भी ऑक्सीडाइज होकर अल्टीमेटली H2SO4 बनाएगी। अब H2SO4 अगर सॉइल में कैल्शियम हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। या कैल्शियम कार्बोनेट नहीं हुआ तो H2SO4 जो है एक्सचेंजेबल साइट पे जो भी सोडियम प्रेजेंट है इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन आयन इस सोडियम को क्या कर देगा? हटा देगा यहां से। इस तरीके से काम कर सकता है ये एलिमेंटल सल्फर, ठीक है। उसी तरह आप H2SO4 डायरेक्ट यूज कर सकते हो, उस तरह से H2SO4 आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो ये था आपका प्रॉब्लमेटिक सॉइल का सेशन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर। हम आपको बता क्या देंगे आपको, नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करो कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। अभी तक जो सीरीज में 10 लेक्चर्स हुए हैं इसको मिला के वो आपको कैसे लगे। और हाँ, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि सर हमें इस टॉपिक पे सेशन चाहिए, तो वो टॉपिक भी हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो एक जरिया है कमेंट, उसमें आप अपनी राय जो है हमें प्रोवाइड कर सकते हो, दे सकते हो कि कोई आपको पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना हो। बाकी अगर आप अड्डा 24/7 में जुड़ना चाहते हैं पेड कोर्सेज में, तो एग्रीकल्चर महापैक पे अभी क्या चल रहा है, 80% ऑफ चल रहा है, ठीक है। और आपको अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आसानी से इनरोल कर सकते हैं। अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स, और यहाँ पर एग्रीकल्चर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ बहुत सारे एग्जाम्स आपको दिखेंगे। आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर महापैक पे सिलेक्ट करना है। ये ट्रिपल वैलिडिटी भी इस पे दी हुई है, इसमें एग्रीकल्चर के सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, मोर ऑफर्स पे जाना है, और डिस्काउंट कोड आपको इस्तेमाल करना है Y826A। ये कोड जैसे इस्तेमाल करोगे आपको मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा। 6000 समथिंग का एग्रीकल्चर महापैक है, तो आप एग्रीकल्चर महापैक में आसानी से इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर एग्रीकल्चर के किसी भी कोर्स में इनरोल करते हो तो ये आपको कोड इस्तेमाल करना है, इससे आपको मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।